अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस को यूज करना स्टार्ट किया है पर आपके लिए वो लाइव मार्केट में काम ही नहीं कर रहा है, आप जो भी करते हो चीजें उसकी उल्टी हो जाती है, अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, जहां पे हम टॉप 5 टेक्निकल एनालिसिस ट्रिक्स की बात करने वाले हैं जिनको यूज करके आप अपने टेक्निकल्स की एक्यूरेसी कहीं ज्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारी लिस्ट में सबसे पहला नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। अगर आप अपने चार्ट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक प्राइस नहीं, एक पूरा जोन होता है। पर एक चीज जिसकी वो बात नहीं करते हैं वो ये कि वो जोन कितना बड़ा होना चाहिए। क्या वो इतना बड़ा होना चाहिए, या वो इतना बड़ा होना चाहिए, या फिर वो इतना बड़ा होना चाहिए। ये छोटी सी चीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकती है और किसी भी ट्रेडर को कंफ्यूज होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसलिए आज हम इसके सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप अपने चार्ट को एकदम क्लीन कर दीजिए। उसके बाद अपने चार्ट में कई खाली जगह पे जाके राइट क्लिक कीजिए और रीसेट चार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इससे आपके चार्ट की जूम सेटिंग रीसेट हो जाएगी। और इसके बाद अपने चार्ट में नीचे जाकर 3 बार माइनस प्रेस कर दीजिए। इससे आपके चार्ट की जूम सेटिंग एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन को ड्रॉ करने के लिए एकदम ऑप्टिमम हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम जूम सेटिंग। और इसके बाद अपने चार्ट को एक लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। और लाइन चार्ट में कन्वर्ट करने के बाद जहां पे आपको लगता है कि एक सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन हो सकता है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दीजिए। मैंने यहां पे ही ये लाइन इसलिए मार्क की है क्योंकि इसी जोन से बहुत मेजर रिवर्सल्स हुए हैं। और फाइनली इस जोन से जो भी रिवर्सल्स हुए हैं उनमें से जो सपोर्ट वाले केसेस हैं उनको व्हाइट कलर से मार्क कर दीजिए और जो रेजिस्टेंस वाले केसेस हैं उनको येलो कलर से मार्क कर दीजिए। और उसके बाद ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक बार डिलीट कर दीजिए। अब आपने जो भी सपोर्ट वाले केसेस ड्रॉ किए हैं उनमें से जो सबसे लोएस्ट केस है, यानी जहां पे प्राइस सबसे ज्यादा नीचे तक गया, आप वहां पे एग्जैक्टली एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दीजिए। आपको मेक श्योर करना है कि वो एकदम टिप पर हो, एकदम एक्यूरेट हो। और इसके बाद जो आपके रेजिस्टेंस वाले केसेस हैं वहां पे जहां पे प्राइस सबसे ऊपर तक गया वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दीजिए। यहां पे भी आपको मेक श्योर करना है कि वो लाइन एकदम टिप पर हो। और इसके बाद ये सब बॉक्सेस को डिलीट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक टेम्परेरी जोन मिल चुका है और हमें इसको अब फाइनलाइज करना है। उसके लिए आप अपने चार्ट को एक कैंडलस्टिक चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए। और अब हम इस जोन में कुछ रिविजन्स करेंगे, पर उन रिवीजन से पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है। जो यहाँ पे नीचे वाली लाइन है हम उसको और नीचे तो कर सकते हैं पर हम उसको और ऊपर नहीं कर सकते हैं। और जो ऊपर वाली लाइन है हम उसको और ऊपर तो शिफ्ट कर सकते हैं पर और नीचे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि हम इस जोन को और बड़ा तो कर सकते हैं बट इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। अब अगर आपको ये बात समझ आ गई है तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। जो इसमें ऊपर वाली लाइन है जिसको हम अपर एज बोलते हैं, आपको देखना है कि इस जोन के आसपास से कौन से मेजर रिवर्सल हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग वो ये दो हैं। तो अब जो भी जोन इन दोनों में से ज्यादा ऊपर है आपको अपनी अपर एज शिफ्ट करके उस एग्जैक्टली पॉइंट के टिप पे कर देनी है। इससे ये जो मेजर रिवर्सल है ये हमारे जोन का पार्ट बन चुका है, जो कि जरूरी है और इसलिए हमने ये किया है। और अब ये जो अपर एज है ये फाइनल हो चुकी है और अब हम फोकस करेंगे लोअर एज के ऊपर। अब आपको देखना है कि क्या कोई ऐसा रेजिस्टेंस का केस है जहां पे मेजर रिवर्सल हुआ हो और जो इस लोअर एज से नीचे हो। अगर हाँ तो आपको अपनी लोअर एज को उस पॉइंट की टिप पे शिफ्ट कर देना है। पर क्योंकि हमारे केस में ये एक छोटा सा माइनर रिवर्सल तो है पर मैं इसको मेजर रिवर्सल नहीं मानूंगा और इसलिए मैं अपनी लोअर एज को यहाँ पे शिफ्ट नहीं करूंगा। और इसी के साथ आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन एकदम ऑब्जेक्टिव बन चुका है। इसका मतलब अगर इस वीडियो को देखने वाले कोई भी 10 लोग इन रूल्स को फॉलो करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे तो उनका जोन और आपका जोन एकदम सेम होगा। चलिए एक और केस देखते हैं जो कि SBI का चार्ट है। जो रेजिस्टेंस वाले केसेस हैं मैं उनको येलो बॉक्सेस में मार्क कर दूंगा और जो सपोर्ट वाले केसेस हैं मैं उनको व्हाइट कलर में मार्क कर दूंगा। उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस में सबसे टॉप वाला केस है
मैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूंगा और अब जो सबसे लोएस्ट सपोर्ट वाला केस है मैं वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दूंगा। अगर बाय चांस यहाँ पे कोई सपोर्ट वाला केस ना होता तो मैं एक बार अपना लोअर एज मार्क ना करता। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। मुझे इस नीचे वाली लाइन के आसपास एक मेजर रिवर्सल दिख रहा है, मैं इस नीचे वाली लाइन को इस रिवर्सल की टिप पे स्विच कर दूंगा। अगर आपने लाइन चार्ट के अंदर ये लोअर एज ड्रॉ ना करी होती क्योंकि आपके पास कोई मेजर सपोर्ट जोन नहीं होता, तो आप ये लाइन शिफ्ट करने की बजाय सीधा ही ये लाइन यहीं पे ड्रॉ कर देते। यानी अगर मैं इसको एक सपोर्ट केस ना भी मानूं तो भी मेरी लोअर एज यहीं पे आएगी। मेरी ये लोअर एज फाइनल हो चुकी है और क्योंकि कोई ऐसा केस नहीं है जहां पे प्राइस ने इस अपर एज से ऊपर एक मेजर रिवर्सल लिया हो, तो मेरी अपर एज भी फाइनल हो चुकी है। आप इन रूल्स को फॉलो करके जो जोन बना रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि एक जोन बहुत ही ज्यादा बड़ा बन रहा है तो प्रेफर कीजिए कि ऐसे जोन्स को ट्रेडिंग के लिए ना यूज करें। अगर आपको ट्रेडिंग के लिए यूज करना है तो आप एक ऊपर वाले टाइम फ्रेम पे स्विच कर सकते हैं और उस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग इस जोन को रिवाइज कर सकते हैं, जिससे ये जोन अब छोटा हो चुका है और फिर आप इस जोन को इसी टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं। ये सब रूल्स पहली बार समझने में थोड़े से मुश्किल हो सकते हैं, पर अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो लॉन्ग रन में आपकी ये बहुत हेल्प करेगा। हमने इससे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर एक पूरी सीरीज स्टार्ट की थी। क्या आप चाहते हैं हम उस सीरीज को दोबारा से कंटिन्यू करें और वहां पे ऐसे कॉन्सेप्ट्स और डिटेल में डिस्कस करें? अगर हाँ, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है ट्रेंड लाइन रिविजन रूल। आपने बहुत बार नोट किया होगा कि आपकी ट्रेंड लाइंस में ऐसे छोटे छोटे फॉल्स ब्रेकआउट होते रहते हैं, यानी प्राइस टेम्परेरी उसको क्रॉस करता है और उसके बाद प्राइस दोबारा से ट्रेंड लाइन के अंदर आ जाता है। अगर आप ट्रेंड लाइन को यूज करके ट्रेडिंग करते हैं तो ये केसेस बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग होते हैं और हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आप ऐसे केसेस को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी ट्रेंड लाइन के एंकर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना है, यानी जिन पॉइंट्स को मैच करके आपको अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद अपने चार्ट्स में मैग्नेट टूल को ऑन करना है। इससे ये मेक श्योर होगा कि आप जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं वो एकदम टिप टू टिप मैच होगी और फिर ट्रेंड लाइन टूल को यूज करके आपको वो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर देनी है। अब हमारी इनिशियल ट्रेंड लाइन तो बन चुकी है। अब इसके बाद जब प्राइस तीसरी बार अपनी ट्रेंड लाइन पर आएगा तो वहां पे हमें इसको क्लोजली ऑब्जर्व करना है। हमको देखना है कि प्राइस जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है तो क्या उसके नीचे क्लोजिंग भी देता है या सिर्फ एक लो बना के उसके ऊपर चला जाता है, जैसे इस छोटी सी रेड कैंडल में हुआ। अगर प्राइस इस ट्रेंड लाइन को एक क्लियर क्लोजिंग बेस पे क्रॉस नहीं करता है, यानी प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे एक क्लियर क्लोज नहीं देता है, तो आपको अपना सेकंड एंकर पॉइंट रिवाइज करके इस नई कैंडल की टिप पे स्विच कर देना है। यानी अब आप अपना सेकंड पॉइंट इस कैंडल की बजाय ये जो नया फॉल्स ब्रेकआउट पॉइंट है आप यहां पे स्विच कर देंगे और ये आप तब तक करते रहेंगे जब तक एक कैंडल क्लियर क्लोज आपकी ट्रेंड लाइन के बाहर नहीं देता है। इस ग्रीन कैंडल में भी सेम चीज हुई कि प्राइस नीचे आया बट इसकी क्लोजिंग अगेन हमारी रिवाइज ट्रेंड लाइन के ऊपर ही हुई है, यानी इसने भी हमारी ट्रेंड लाइन के नीचे क्लियर क्लोज नहीं दिया है। तो अब हम दोबारा से अपना एंकर पॉइंट स्विच करके यहां से यहां पे ले आएंगे और आप देखेंगे कि ये रिवाइज ट्रेंड लाइंस एक अनरिवाइज ट्रेंड लाइन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। हम सिर्फ एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक तभी मानेंगे जब प्राइस एक क्लियर क्लोज हमारी रिवाइज ट्रेंड लाइन के नीचे देगा। चलिए एक और केस देखते हैं जहां पे ये दो पॉइंट्स हमारे इनिशियल एंकर पॉइंट्स हैं। मैंने इनको यूज करके एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया। अब जब प्राइस थर्ड टाइम इस ट्रेंड लाइन पर आता है तो वहां पर आप देखेंगे कि इस ग्रीन कैंडल के अंदर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के बाहर तो गया बट क्लोजिंग इसके अंदर ही दे दी और ऐसे केस में हम अपना सेकंड एंकर पॉइंट स्विच करके यहां पे शिफ्ट कर देंगे। अब उसके बाद ये ग्रीन कैंडल भी एक बार ट्रेंड लाइन के बाहर तो गई पर इसकी क्लोजिंग भी इस ट्रेंड लाइन के अंदर ही हुई है और अगेन इसकी वजह से हम इस ट्रेंड लाइन को अब यहां पे शिफ्ट कर देंगे। और अभी जो सबसे लेटेस्ट कैंडल बनी है वहां पे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस थोड़ा सा इस ट्रेंड लाइन के बाहर गया है पर क्लोजिंग फिर से इसके अंदर ही हुई है। तो हम फिर से अपना एंकर पॉइंट चेंज करके
इस पॉइंट पे शिफ्ट कर देंगे। ये एक छोटा सा रूल आपको बहुत सारे फॉल्स ब्रेकआउट से बहुत बार सेव करेगा। मैं इस रूल को बहुत सालों से यूज कर रहा हूं और इसलिए मेरी ट्रेंड लाइंस की एक्यूरेसी आपकी ट्रेंड लाइन की एक्यूरेसी से कहीं ज्यादा होती है। क्या आप भी ट्रेंड लाइन को ऐसे ही ड्रॉ करते हैं या आप ट्रेंड लाइन को बाकी सब की तरह बिना कोई रिवीजन रूल के ड्रॉ करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। हमारी लिस्ट में नेक्स्ट नाम है ड्यूअल मूविंग एवरेज। अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो आपने बहुत बार देखा होगा कि प्राइस आपकी मूविंग एवरेज के नीचे आता है और फिर ऊपर चला जाता है, या फिर ऊपर जाता है और फिर नीचे आ जाता है। हम इन केसेस को विपसॉज बोलते हैं और हम यहाँ पे उसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं। तो अब आप जो भी मूविंग एवरेज अपने चार्ट पे लगा रहे हैं उसको एक की बजाय दो लगा लीजिए। एक का सोर्स चेंज करके आप हाई कर दीजिए और दूसरी का सोर्स चेंज करके आप लो कर दीजिए, और इससे आपकी वो एक सिंगल मूविंग एवरेज एक मूविंग एवरेज बैंड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अगर प्राइस को इस मूविंग एवरेज के नीचे आना है तो इस पूरे बैंड के नीचे आना पड़ेगा, और अगर इस मूविंग एवरेज के ऊपर जाना है तो पूरे बैंड के ऊपर आना पड़ेगा। ये छोटे से फिल्टर से आपकी कुछ परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट तो होगी, पर हमें ऑप्टिमम परफॉर्मेंस के लिए एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा। अब चलिए उसको इस केस से समझते हैं। प्राइस इससे पहले इस मूविंग एवरेज बैंड से ऊपर है और यहाँ पे इस रेड कैंडल में प्राइस इस बैंड के नीचे क्लोजिंग देता है। हम इस कैंडल को बोलेंगे ब्रेकआउट कैंडल। आपको इस ब्रेकआउट कैंडल के लो पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देनी है। अब आप चाहते हैं कि अगर प्राइस को एक्चुअल में नीचे जाना है तो इस ब्रेकआउट लाइन के नीचे एक क्लियर क्लोजिंग आनी चाहिए। जब तक एक क्लियर क्लोजिंग इस लाइन के नीचे नहीं आती है, हम ये नहीं मानेंगे कि प्राइस ने इस मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया है। और साथ में हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन वाला रिवीजन रूल भी फॉलो करेंगे। यानी अगर कोई ऐसी कैंडल है जहां पे प्राइस इस लाइन के नीचे तो गया पर इससे नीचे क्लियर क्लोजिंग नहीं दी, तो हम अपनी इस लाइन को उसके टिप पे शिफ्ट कर देंगे। दोबारा से इस रेड कैंडल में ऐसा ही हुआ कि प्राइस नीचे तो गया पर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, तो हम अपनी लाइन को यहां पे शिफ्ट कर देंगे। अब उसके बाद प्राइस यहां से ऊपर गया पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पहले प्राइस ऊपर ही चल रहा है और अभी ऊपर है, तो यहाँ पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ। हमें तो ये देखना है कि ऊपर से नीचे कब आएगा, जो कि यहाँ पे आया इस रेड कैंडल में। पर यहाँ पे दोबारा से वही सेम चीज हुई कि प्राइस नीचे तो गया बट क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी, तो मैंने दोबारा से इस लाइन को इस कैंडल की टिप पे स्विच कर दिया। उसके बाद दोबारा से प्राइस इस लाइन के नीचे आया पर अगेन इस लाइन के नीचे क्लियर क्लोजिंग नहीं दी, तो मैंने अपनी लाइन को यहां पे शिफ्ट कर दिया। और इसके बाद दोबारा से प्राइस इसके नीचे आया पर क्लोजिंग फिर से इसके नीचे नहीं दी, और इसलिए मैंने अपनी लाइन को दोबारा शिफ्ट कर दिया। और फाइनली प्राइस दोबारा से इस लाइन के ऊपर आ चुका है और यहां से अपनी ऊपर वाली मूव कंटिन्यू कर दी। आप देख रहे हैं ना, मैंने इतने बड़े विपसॉ को इस छोटे से रूल की वजह से इग्नोर कर दिया। हम इसको अपने रूल की वजह से अवॉइड कर पाए। वही सेम चीज आप यहां भी नोट करेंगे, यहां भी हम बच गए। आप उससे पिछले वाले केस में भी नोट करेंगे, वहां भी हम बच गए। और ऐसे ही आप इस पूरे चार्ट में बहुत ही सारे विपसॉस अवॉइड कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी मूविंग एवरेज यूज करते हैं, पर अगर आप उस मूविंग एवरेज को ऐसे यूज करेंगे, यानी ये फिल्टर लगा के यूज करेंगे, तो आई एम श्योर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंप्रूव हो सकती है। क्या आपने कभी मूविंग एवरेज को ऐसे यूज किया है, या आप मूविंग एवरेज को कैसे यूज करते हैं? आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप वो कर लीजिए, ताकि हमारा ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन बना रहे। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है इंट्राडे वीवैप जोन। अगर आप वीवैप इंडिकेटर यूज करते हैं तो आपने ऐसे बहुत सारे दिन देखे होंगे जहां पे प्राइस कभी वीवैप के ऊपर जाता है और कभी नीचे जाता है, यानी आपको बहुत सारे विपसॉस देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे हम उसी के सॉल्यूशन की बात करने वाले हैं, जिसके लिए हम एंकर्ड वीवैप टूल को यूज करेंगे। हम अपने चार्ट के ऊपर दो एंकर वीवैप लगाएंगे, एक उस कैंडल के ऊपर जिसने पिछले दिन का हाई बनाया था और उसका सोर्स हम हाई रखेंगे, और एक उस कैंडल के ऊपर जिसने कल का लो बनाया था और उसका सोर्स हम लो रखेंगे। और इसी के साथ आपको आज के लिए एक एंकर वीवैप बैंड मिल चुका है। अब अगर प्राइस इस बैंड से ऊपर हो
तो इंट्राडे में प्राइस ऊपर ही जाता रहेगा, और अगर प्राइस इससे नीचे आ जाए तो फिर प्राइस नीचे ही जाता रहेगा। यानी ये बैंड आपको इंट्राडे मोमेंटम दिखाता है। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि ये इंडिकेटर एकदम परफेक्ट है, पर अगर आप इसको एक नॉर्मल वीवैप से कंपेयर करते हो तो आपको यहाँ पे कहीं ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी। मैंने इस स्ट्रैटेजी के बारे में इससे पहले टॉप 5 एंकर्ड वीवैप स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में भी बात करी थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और साथ में आप यहाँ पे एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं, जहां पे आप पिछले दिन के हाई और लो की बजाय उससे पिछले दिन के हाई और लो को यूज कर सकते हैं। मैंने देखा है कि जो इवेंट वाले स्टॉक होते हैं, यानी जहां पे कोई न्यूज या कोई अर्निंग्स आई होती है, उन स्टॉक्स में प्रीवियस डे की बजाय उससे पिछले दिन वाला वीवैप कंपैरेटिवली बेटर परफॉर्म करता है। आप दोनों के साथ ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको इन दोनों में से कौन सा वीवैप बेटर लगा, प्रीवियस डे वाला या फिर प्रीवियस टू प्रीवियस डे वाला। हमारे लिस्ट में नेक्स्ट नाम है टाइम फ्रेम सिलेक्शन, जो कि बहुत सारे बिगनर्स के लिए शायद सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि उनको कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए, कौन सा टाइम फ्रेम उनके लिए शायद बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे हम उसी की बात करने वाले हैं। तो देखिए, आपको टाइम फ्रेम चूज करने से पहले ये डिसाइड करना है कि आपका ट्रेड हॉरिजन क्या है, यानी आप ट्रेड कितने टाइम के लिए लेते हैं। अब मान लेते हैं कि आप इंडियन स्टॉक मार्केट्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। उस केस में आपका ट्रेड हॉरिजन हुआ 6 घंटे और 15 मिनट, यानी 9:15 से लेकर दोपहर को 3:30 बजे तक। अब आप अगर BTST ट्रेडिंग करते हैं या STBT ट्रेडिंग करते हैं, उस केस में आपका ट्रेड हॉरिजन होगा 2 डेज। ऐसे ही आपको सबसे पहले डिसाइड करना है कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग कर रहे हैं, और जब आपको इसका आंसर मिल जाए उसके बाद चीजें बहुत आसान है। आपको एक ऐसा टाइम फ्रेम चूज करना है जहां पर आपके ट्रेड हॉरिजन के अंदर मिनिमम 15 और मैक्सिमम 25 कैंडल बने। अब अगर मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम चूज करता हूं तो मेरी इंट्राडे के अंदर 75 कैंडल बनती है, जो कि मेरी रेंज से बहुत बाहर है। अगर मैं 10 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूं तो मेरी एक दिन के अंदर 38 कैंडल बनती है, जो कि अब भी मेरी रेंज से थोड़ा ऊपर है। पर अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम यूज करता हूं तो वहां पे नंबर ऑफ कैंडल 25 बन रही हैं, जो कि मेरी रेंज का पार्ट है। यानी मैं अगर इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहा हूं, जहां पे अगर मैं दिन के स्टार्टिंग में ट्रेड लेता हूं और नॉर्मली दिन के एंड तक रखता हूं, तो अगर मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करूंगा तो वहां पे शायद मुझे थोड़ा सा बेटर रिजल्ट मिल सकता है। अब टाइम फ्रेम चूज करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम है, आपको वहां पे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। पर अगर आप एक बिगनर हो तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। अब अगर मैं 15 मिनट की बजाय 16 मिनट टाइम फ्रेम यूज करूं तो यहाँ पे मेरी 24 कैंडल बन रही है, जो कि अगेन मेरी रेंज के बीच में आ रही है। तो मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। अब बहुत सारे चार्टिंग प्लेटफॉर्म के अंदर आपको ऐसे कस्टम टाइम फ्रेम लगाने का ऑप्शन नहीं मिलता है, तो उस केस में आप 15 मिनट टाइम फ्रेम ही यूज कर सकते हैं। पर अगर आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म मेरे चार्टिंग प्लेटफॉर्म की तरह कस्टम टाइम फ्रेम लगाने का ऑप्शन देता है, तो वहां पे आप इस पूरी रेंज से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब अगर आप एक स्कैल्पर हैं जो कि मैक्सिमम 20 मिनट तक अपना ट्रेड रखते हैं, तो आपको अब एक ऐसा टाइम फ्रेम चूज करना होगा जहां पर 20 मिनट के अंदर 15 से 25 कैंडल बननी चाहिए, और ये कंडीशन 1 मिनट टाइम फ्रेम में सेटिस्फाई हो रही है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जहां पर मैं एक स्विंग ट्रेडर हूं। मैं अपना ट्रेड लेकर ऑलमोस्ट 3 महीने तक रखता हूं। 3 महीने का मतलब 60 ट्रेडिंग डेज। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम चूज करता हूं तो मेरी 60 डेज के अंदर 60 कैंडल बनेंगी, और अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम चूज करता हूं तो 60 डेज के अंदर सिर्फ 12 कैंडल बनेंगी। तो इस केस में अगर आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में कस्टम टाइम फ्रेम का ऑप्शन नहीं है, तो आप इन दोनों में से वो टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं जो इस 15 से 25 वाली रेंज के ज्यादा पास है। इस केस में वो वीकली टाइम फ्रेम है, जहां पे नंबर ऑफ कैंडल 12 होंगी। लेकिन अगर आपके चार्टिंग प्लेटफॉर्म में एक कस्टम टाइम फ्रेम चूज करने का ऑप्शन है, तो उस केस में आप 3 डे टाइम फ्रेम लगा सकते हैं। यानी अब एक कैंडल के अंदर 3 दिन का प्राइस होगा। इस केस में 60 डेज के अंदर अब 20 कैंडल बनेंगी, जो कि हमारी रेंज यानी 15 से 25 के बीच में आता है।
ये सॉल्यूशन एकदम परफेक्ट तो नहीं है। जैसे जैसे आप नई चीजें सीखेंगे आप टाइम फ्रेम सिलेक्शन को और ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे, पर तब तक के लिए आप इस फॉर्मूला से काम चला सकते हैं। मैं तो इसी फॉर्मूला को आज तक यूज करता हूँ और मेरे लिए तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ये थी हमारी टॉप 5 टेक्निकल एनालिसिस ट्रिक्स की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और क्या आप इस वीडियो का पार्ट 2 भी देखना चाहेंगे जहां पे मैं ऐसी और भी ट्रिक्स डिस्कस करूं? अगर हाँ तो आप वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।